हेलो गाइज, द मोस्ट वेलकम यूट्यूब चैनल वाइब्रेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की स्टडी के लिए नया चैनल जो बनाया गया बाय नरेश सर, वाइब्रेशन ऑफ फिजिक्स, जिसमें अपन फिजिक्स के जो फिनोमिनाज हैं बोर्ड के हिसाब से, ठीक है, उसकी स्टडी करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। छोटे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सबकी स्टडी इस चैनल पर होगी। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा अपना न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। ठीक है, जिसमें अपन न्यूक्लियाई नाभिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, ब्रांच का नाम देखें तो न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स यानी नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी शॉर्ट में इसे स्टडी जो होगी वो न्यूक्लियाई यानी नाभिक की स्टडी होगी। नाभिक में अपन स्टडी की बात करें तो नाभिक में कौन कौन से पार्टिकल प्रेजेंट होती हैं। वी नो डैट नाभिक के इनसाइड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, जिन्हें मिलाकर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी न्यूक्लियनों की संख्या या मास नंबर, द्रव्यमान संख्या बोलती है। ठीक है, न्यूक्लियाई होगा, फर्मी ऑर्डर का होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे, जिन्हें कंबाइंड फॉर्म में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जिन्हें ए से शो करेंगे। ठीक है, इसका ऑर्डर की बात करें, साइज की, रेडियस की, 10⁻⁻15 मीटर होगा। डैट मीन्स फर्मी ऑर्डर का होगा, फर्मी लेवल या फर्मी ऑर्डर कह सकती हैं। ठीक है, मानी ये ए है, वो मास नंबर बोलें, मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी न्यूक्लियनों की संख्या, जिसको अपन ए से शो करते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू होगा P + N। ठीक, यानी ए इक्वल टू फॉर्मूला बना P + N, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और ये अपन जानते हैं कि प्रोटॉनों की नंबरिंग एटॉमिक नंबर Z के इक्वल होती है, तो यानी ए इक्वल टू Z + N होगा, यानी n इक्वल टू A - Z। अगर टोटल मास नंबर में से, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से अगर मान लीजिए प्रोटॉनों की संख्या हटा दें, Z की वैल्यू हटा दें, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बचते हैं। ठीक है, ये तो इसका बेसिक। ठीक है, रेडियस के बारे में स्टडी करेंगे, वॉल्यूम आयतन के बारे में स्टडी करेंगे, इसके इनसाइड न्यूक्लियर फोर्स लगता है, नाभिकीय बल लगता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। देखिए, कई बार छोटा क्वेश्चन बनता है तो आइसोबार और आइसोटॉप्स समस्थानिक और समभारिक से बनेगा। आइसोटॉप्स का मतलब होता है, समस्थानिक का मतलब होता है ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें Z की वैल्यू सेम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो। ठीक है, मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिफरेंट हो, अलग अलग हो। यानी Z तो क्या होगा, या P बोलें या Z बोलें, ये तो क्या होगा, सेम, समान होगा। ठीक है, और बात करें A तो ये डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग। जैसे बात करें 7 नाइट्रोजन 13, 7 नाइट्रोजन 14। ठीक है, तो देखो Z की वैल्यू या नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या है, सेम, और मास नंबर डिफरेंट 13 एंड 14, तो ये आपस में आइसोटॉप्स है, आइसोटॉप्स। ठीक है, अपन बात करें आइसोबार की, तो आइसोबार में क्या होगा कि जो A होगा वो तो सेम, और जो Z होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो होंगे डिफरेंट, तो ये होगा आइसोबार। आइसोबार का मतलब होगा समभारिक, क्या होगा, समभारिक। ठीक है, कई बार छोटा क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो अपन मेन टॉपिक जो करेंगे इसके बारे में स्टडी, वो है, एक तो बात करेंगे अपन साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस यानी नाभिक का आकार, नाभिकीय आकार या नाभिक का आकार। तो देखिए, जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसको रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, यानी उसके साइज के बारे में, या उसको डिस्कवर्ड कह सकते हैं कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा की गई अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, यानी अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में इसकी खोज हुई। वहाँ से जो नाभिक के साइज, नाभिक की रेडियस के बारे में अनुमान लगाया गया,
वो अनुमान 10 की पावर -15 मीटर यानी फर्मी ऑर्डर तक का था, जो समीपतम पहुंच दूरी डिस्टेंस ऑफ किलोजेट से लगाया गया, जिससे अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो इसके बारे में यानी साइज के बारे में वहां से तो अनुमान लगाया, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट के द्वारा कंक्लूजन निकाला गया कि नाभिक का जो आकार है, रेडियस है, त्रिज्या है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3। इसका मीनिंग होता है कि नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। या द रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। यह कंक्लूजन देखा गया। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट R इक्वल टू R0 ए की पावर 1/3। ये इसका मीनिंग यह है R0 जो है वो कांस्टेंट है, जिसे इफेक्टिव रेडियस भी कह सकती है, जिसकी वैल्यू 1.1 फर्मी या 1.2 फर्मी होती है। फर्मी का मतलब 10 की पावर -15 मीटर। तो यहां से फॉर्मूला आया R इक्वल टू R0 ए की पावर 1/3। इसका मीनिंग यह है कि नाभिक का आकार, नाभिक की त्रिज्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई इज डिपेंड ऑन मास नंबर, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करती है। नाभिक का आकार द्रव्यमान संख्या मास नंबर पर डिपेंड है, निर्भर करता है। तो ये फिनोमिना डिपेंड कर रहा है। कुछ फिनोमिना ऐसे होंगे जो डिपेंड है, कुछ इंडिपेंडेंट जो निर्भर नहीं करेंगे। ठीक है, यहां से अगर रेशो निकाला जाए तो बताओ R1 इक्वल टू R0 ए की पावर A1 की पावर 1/3। दूसरे न्यूक्लियाई के लिए लिखना चाहें तो बताओ R2 इक्वल टू R0 A2 की पावर 1/3। जब रेशो फाइंड करेंगे तो बताइए R1 अपॉन R2 इक्वल टू R0 से R0 कैंसिल, A1 अपॉन A2 की पावर 1/3। इस फॉर्मूले के द्वारा स्टडी अपन रेशो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दो न्यूक्लियाई हैं जिनका मास नंबर दे रखा है, उनकी रेडियस का रेशो अपन फाइंड कर सकते हैं। तो वहां से R1 अपॉन R2 फॉर्मूला क्या लगाएंगे, A1 अपॉन A2 की पावर 1/3। ये अपन फॉर्मूला इसमें स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए दो न्यूक्लियाई हैं, कितने न्यूक्लियाई हैं, दो न्यूक्लियाई, उसमें मान लीजिए X है, Y है। इसके लिए दे रखा है मास नंबर, द्रव्यमान न्यूक्लियनों की संख्या मान ली 27, इसके लिए दे रखा है 125, और आपसे पूछे इनकी रेडियस का रेशो फाइंड कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अपन फॉर्मूला लगाएंगे रेशो वाला। तो बताओ रेशो R1 अपॉन R2 इक्वल टू A1 अपॉन A2 की पावर 1/3। तो यहां से R1 अपॉन R2 इक्वल टू 27 अपॉन 125, पावर आएगी 1/3। तो ये ऐसा मास नंबर, न्यूक्लियनों की संख्या ऐसी मिलती है जिसका क्यूब आ सके, जिससे 3 से 3 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से R1 अपॉन R2 इक्वल टू बताइए 3 अपॉन 5 का क्यूब, और ये होगा 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो R1 अपॉन R2 का जो रेशो आएगा, R1 रेशो R2 इक्वल टू 3:5, यह आंसर आएगा। ठीक, तो ये हुआ नाभिक के आकार के बारे में, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो यानी एक फिनोमिना यहाँ से ये बनता है कि जो अगर रेशो पूछे तो बताइए नाभिक की आकार या साइज ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक का आकार द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है, क्यूब रूट के घनमूल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो वहाँ से फॉर्मूला R इक्वल टू R0 ए की पावर 1/3। रेशो की फॉर्म में ध्यान रखोगे तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू A1 अपॉन A2 की पावर 1/3। ठीक है, पूरा डिटेल में अपन स्टडी नहीं करेंगे। सो जो फॉर्मूले या मेन टॉपिक है उनके बारे में बोर्ड के हिसाब से अपन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जैसे रेशो, जैसे ये दो न्यूक्लियाई दिए, मास नंबर दिया इनका, A1 दिया, A2 दिया, तो यहाँ से रेशो कितना आया रेडियस का, साइज का 3:5। दूसरा टॉपिक इसमें है वो है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यानी नाभिक का आयतन। देखिए सेकेंड बी, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन।
देखो समझे, नाभिक के आयतन जो न्यूक्लियाई होता है, नाभिक होता है, वो एक ठोस गोले की तरह होता है, सॉलिड स्फीयर की तरह होता है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर एज्यूम कर सकते हैं। तो उसमें देखिए, जैसे मान लीजिए अपन बात करें तो ठोस सॉलिड स्फीयर का, ठोस गोले का आयतन V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। जो ये रेडियस है सॉलिड स्फीयर की, वही न्यूक्लियाई की रेडियस। और आर के बारे में अभी स्टडी किया अपन ने, आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो बताइए देन क्या बनेगा यहाँ से, v इक्वल टू 4/3 पाई आर नॉट ए की पावर 1/3 का क्यूब। ये होगा आर की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से देखिए v इक्वल टू 4/3 पाई आर नॉट क्यूब, और बताओ 3 से 3a। यहाँ से देखिए 4/3 कॉन्स्टेंट, पाई भी कॉन्स्टेंट, आर नॉट भी 1.2 फर्मी, 1.2 इंटू 10 की पावर -15। तो a बचा मास नंबर। तो यहाँ से कंक्लूजन जो आया, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a। That means the volume of nuclei is depend on mass number, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिस न्यूक्लियाई का मास नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है, द्रव्यमान संख्या ज़्यादा होगी, उसका वॉल्यूम, उसका आयतन उतना ही ज़्यादा होगा। तो रेडियस में अपन में देखा कि वो भी डिपेंड है मास नंबर पर, लेकिन वो क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, घन मूल के समानुपाती, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दो फिनोमिना हो गए, ठीक है। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूछा जाता है, वो बात की जाती है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आयतन। देखिए, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, इसके बारे में नाभिक का घनत्व बहुत बार क्वेश्चन आया है, और इसमें क्या है, रेशो का भी क्वेश्चन बनता है, नाभिक का घनत्व। तो देखिए, नाभिक के घनत्व के बारे में स्टडी करें तो घनत्व का फॉर्मूला होता है, यानी डेंसिटी रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे क्या होगा, आयतन। अब बात करिए अपन ने द्रव्यमान की, तो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। और प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, सेम ऑर्डर का होता है। मान लीजिए एक प्रोटॉन का मास m है, न्यूट्रॉन का मास m है, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, देखिए न्यूक्लियनों की नंबरिंग a के इक्वल होती है, और एक न्यूक्लियॉन का मास मान लिया स्मॉल m, चाहे प्रोटॉन का मान लो चाहे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को भी न्यूक्लियॉन बोलती है, न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियॉन बोलती है। तो बताओ यहाँ से टोटल मास कितना हो जाएगा, कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m इंटू में a, एक न्यूक्लियॉन का मास इंटू में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, एक न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान इंटू न्यूक्लियनों की संख्या, तो कुल द्रव्यमान हो जाएगा। और आयतन के बारे में अभी स्टडी करी, तो बताओ रो इक्वल टू एम ए, 4/3 सॉलिड स्फीयर की तरह, पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू अभी अपन ने फर्स्ट वाले टॉपिक में देखा, आर की वैल्यू अपन पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ से रो इक्वल टू एम ए अपॉन में 4/3 पाई आर नॉट ए की पावर 1/3 का क्यूब, लिख दिया आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो यहाँ से रो इक्वल टू एम ए अपॉन में 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए से ए कैंसिल, एम है वो एक प्रोटॉन का मास या एक न्यूट्रॉन का मास है, डेट मीन्स एक न्यूक्लियन का मास है। तो बताओ रो इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, 3 ऊपर आ जाएगा, 4/3 का 3 ऊपर, 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 इंटू 10 की पावर -15, और इसका क्यूब kg पर मीटर क्यूब। जब इसको सोल्व करती हैं तो रो की वैल्यू कांस्टेंट आती है, रो इक्वल टू 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। तो इसका मतलब यह है, चाहे कोई लाइट न्यूक्लियाई है, हैवी न्यूक्लियाई है, हल्का नाभिक है, भारी नाभिक है, सबके लिए रो की वैल्यू कांस्टेंट आती है, 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब ऑर्डर की आती है, ठीक है, यानी रो इक्वल टू कांस्टेंट।
मोस्ट यानी जो इंपॉर्टेंट फिनोमिना निकल के आया वो आया कि सभी न्यूक्लियाई के लिए डेंसिटी नाभिक का घनत्व समान होता है, यानी रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, यानी यहाँ से रो इक्वल टू जो ये है डेरिवेशन कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, इसमें अपन को कंक्लूजन ध्यान रखना कि जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होता है, नाभिक का घनत्व होता है, वो सभी न्यूक्लियाई के लिए समान होगा। ठीक, रो इक्वल टू कांस्टेंट होगा, चाहे कोई लाइट न्यूक्लियाई है, हल्का नाभिक है, भारी नाभिक है। अगर रेशो आपसे पूछता है, जैसे मैं क्वेश्चन फॉर्म में बात करना चाहूं तो देखिए यहां से अगर मान लो दो न्यूक्लियाई हैं, कितने न्यूक्लियाई हैं? दो न्यूक्लियाई। दोनों के लिए आपको A1 दे रखा है, A1 अपॉन A2 का रेशो दे रखा है 1:27 और आपसे ये पूछता है कि इनकी डेंसिटी का रेशो क्या होगा। क्या पूछा जाए? डेंसिटी का रेशो क्या होगा। तो ध्यान रखना ये जो वॉल्यूम है, देखो फर्स्ट अपन रेडियस की बात करें तो बताइए यहाँ से R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। तो इसमें मास नंबर से लेना देना है, मास नंबर पर डिपेंड है, ये निर्भर है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आता है? A, ये भी मास नंबर। ठीक, इसके बाद बात करें रो इक्वल टू कांस्टेंट। इस ये बताओ जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर डज नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर, यानी नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। तो यहां से रो इक्वल टू कांस्टेंट। तो बताओ इसके फर्स्ट वाले के लिए भी सेकंड वाले के लिए भी, फर्स्ट और सेकंड नाम देना चाहें या XY नाम देना चाहें, तो जो इनका डेंसिटी का रेशो आएगा वो रो1 रेशो रो2। तो बताओ वो आएगा 1:1, दोनों के लिए सेम, क्योंकि ये लाइट न्यूक्लियाई है, हल्का नाभिक है, ये थोड़ा इससे ज़्यादा हैवी है। ठीक है, तो बताओ इसको लाइट और हैवी से कोई मतलब नहीं, यानी हल्के और भारी नाभिक से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इसमें अपन जो रो1 अपॉन रो2 का रेशो होगा वो बताओ 1:1 होगा। ये इसमें क्वेश्चन बनता है। तो इसमें देखिए जो बोर्ड के हिसाब से लास्ट में कंक्लूजन निकल आता है तीनों टॉपिक से। तो एक तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू A1 अपॉन A2 की पावर 1/3, यानी 1/3। एक तो ये कि रेशो पूछ सकता है, इसका मतलब रेडियस डिपेंड ऑन मास नंबर, यानी द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियनों की संख्या पर निर्भर है। एक तो कंक्लूजन ये। दूसरा कंक्लूजन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A, यानी वॉल्यूम आयतन भी द्रव्यमान संख्या मास नंबर पर डिपेंड होता है। तीसरा कंक्लूजन रो इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऐसा कोई फिनोमिना न्यूक्लियाई का, नाभिक का ऐसा कोई फैक्टर जो द्रव्यमान संख्या पर मास नंबर पर डिपेंड निर्भर नहीं करता। तो आंसर टिक करना है आपको डेंसिटी यानी घनत्व। क्या टिक करना भाई? घनत्व। अगर रेशो पूछा जाता है दो न्यूक्लियाई के लिए, ठीक है, उनका एटॉमिक यानी मास नंबर द्रव्यमान संख्या कुछ भी दे दे तो रेशो आएगा 1:रो1 अपॉन रो2 का जो भी रेशो आएगा वो रेशो आएगा 1:1। तो ये बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट तीनों टॉपिक से ये कंक्लूजन निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन स्टडी करें इसमें। तो देखिए भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी का छोटा वो है मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति। मास डिफेक्ट यानी द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति। इस टॉपिक की और स्टडी करें तो देखिए द्रव्यमान क्षति क्या होता है। द्रव्यमान क्षति का मतलब है, नाम से ही पता लग रहा है, द्रव्यमान में कुछ लॉस हुआ, हानि हुई, मास में कुछ डिफरेंस आया, अंतर आया, उसे ही मास डिफेक्ट। तो देखिए न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है। न्यूक्लियाई के अंदर क्या होंगे भाई? प्रोटॉन होंगे प्लस में न्यूट्रॉन होंगे, जिन्हें मिला के नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियनों की संख्या कहती हैं। तो ये तो अपन कैलकुलेशन करके अपन न्यूक्लियाई का जो न्यूक्लियनों का मास होगा, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान होगा, उसे ही अपन क्या मान सकते हैं? न्यूक्लियाई नाभिक का द्रव्यमान मान सकते हैं कैलकुलेशन करके, गणना करके। लेकिन एक मेथड होता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ विधि, मास स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड। इससे एक्चुअल मास मेजरमेंट किया जा सकता है न्यूक्लियाई का डायरेक्ट, बिना कैलकुलेशन रखा और न्यूक्लियाई का मेजरमेंट कर दिया मास का। तो देखिए एक प्रोटॉन का मास अज्यूम करें mp और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं z। तो बताओ एक प्रोटॉन का मास mp और नंबर ऑफ प्रोटॉन z, तो बताओ z mp टोटल प्रोटॉनों का मास होगा। ठीक है, प्रोटॉनों की नंबरिंग इंटू एक प्रोटॉन का मास। और बताओ न्यूट्रॉन कितने होती हैं? a - z।
ए में से जेड हटा दें, मास नंबर में से प्रोटॉनों की नंबरिंग हटा दें, प्रोटॉनों की संख्या हटा दें, तो बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बचते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या। और एक न्यूट्रॉन का मास mn, एक न्यूट्रॉन का मास कितना होगा भाई mn, ठीक हो गया। इसमें से बताओ ये टोटल न्यूट्रॉनों का मास और ये टोटल प्रोटॉन दोनों को ऐड करेंगे तो बताओ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स आएगा, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन यानी न्यूक्लियनों का द्रव्यमान कैलकुलेटिंग करके, तो बताओ यहां से ZMP प्लस A माइनस ZMN, ये अपना कैलकुलेटिंग मास हो गया, मास ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान हो गया, जिसे नाभिक का द्रव्यमान भी अज्यूम कर सकते हैं कैलकुलेशन करके। और एक मेथड होता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड, मास स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड, जिससे अपन एक्चुअल मास दैट मीन्स वास्तविक द्रव्यमान, एक्चुअल मास यानी वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान अपन कैलकुलेट करते हैं, जिसको मान लिया m या m a से भी शो कर सकती हैं। तो ये जब इन दोनों को मासों को द्रव्यमानों को कंपेयर किया गया तो ये मास थोड़ा ज़्यादा था, कैलकुलेटिंग मास न्यूक्लियनों का मास, और एक्चुअल मास थोड़ा सा कम पाया गया बाई स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड द्वारा, ठीक है। तो इन दोनों मासों में द्रव्यमानों में जो अंतर पाया गया, द्रव्यमान में कुछ लॉस हुआ, अंतर हुआ, उसे ही द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट बोलती हैं। तो बताओ इसे डेल m से शो करती है, डेल m होगा मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस एक्चुअल मास, एक्चुअल मास दैट मीन्स न्यूक्लियनों का द्रव्यमान और नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो डेल m इक्वल टू निकल के आया ZMP प्लस A माइनस ZMN, ये तो मास ऑफ क्या हो गया न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, माइनस क्या होगा m, तो इसको ही अपन मास डिफेक्ट बोलती हैं, द्रव्यमान क्षति कहती हैं। द्रव्यमान में कुछ अंतर यानी द डिफरेंस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स मास एंड एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियाई, यानी न्यूक्लियनों के द्रव्यमान तथा नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान में अंतर को ही क्या बोलती हैं, द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट कहेंगे। डेल m से शो करती है, डेल m इक्वल टू क्या होगा ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस m। अब ये मास में जो लॉस हुआ, ठीक है, मास में जो डिफेक्ट पाया गया, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन ये कन्वर्ट होगा एनर्जी में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन एनर्जी का फॉर्मूला होता है, देखो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास का ही एक स्वरूप है। तो बताओ अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन यानी द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। पिछली बार बोर्ड में ये पूछा गया था कि मास द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है, कि द्रव्यमान ऊर्जा में बदल सकता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो देखिए फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एनर्जी मास इनटू में बताओ C स्क्वायर, यानी लाइट वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ जो मास है उसको शो किया डेल m से, इनटू में C स्क्वायर, जो एनर्जी बनती है उसे शो करते हैं डेल EB से, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। कि न्यूक्लियाई का जो नाभिक का मास में जो अंतर है, मास में जो लॉसेज है, द्रव्यमान क्षति है, वो ही ऊर्जा में बदलेगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। उस एनर्जी को बोलती है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी यानी नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा यानी जो न्यूक्लियाई के अंदर, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो कितनी एनर्जी के साथ बाउंडेड है, बंधित हैं।
तो उस टोटल एनर्जी का नाम होता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। जो मास द्रव्यमान में जो क्षति हुई, मास डिफेक्ट जो पाया गया, वही किस में कन्वर्ट होगा, यानी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में, ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो यहां से डेल ईबी से उसे शो किया जाएगा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। डेल एम था, डेल ई, बी का मतलब बाइंडिंग यानी बंधन ऊर्जा, ई का मतलब एनर्जी। तो बताओ डेल एम का फॉर्मूला अभी सीखा, डेल ई बी इक्वल टू क्या आएगा, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सी स्क्वायर से। तो बताओ ये एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, बताओ मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। तो डेल ई बी का फॉर्मूला निकल के आया जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम इंटू में सी स्क्वायर। इस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मतलब है नाभिक के अंदर पूरे न्यूक्लियन जो कैपिटल ए हैं, जिनकी नंबरिंग, वो कितनी एनर्जी के साथ, कितनी ऊर्जा के साथ बाउंडेड है, बंधित है, उन्हें निकालने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसे ही बोलेंगे नाभिकीय बंधन ऊर्जा। ठीक, तो बताओ उसे डेल ईबी से शो करेंगे। ऑर्डर की बात करें तो ध्यान रखना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की होती है। किसकी होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की होंगी बाइंडिंग एनर्जी यानी बंधन ऊर्जा। तो यहां से डेल ई बी इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम इंटू में सी स्क्वायर। ये तो था मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति। क्या था भाई, द्रव्यमान क्षति, उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये है जो मास डिफेक्ट था, द्रव्यमान क्षति थी, वो किस में कन्वर्ट हुई, एनर्जी में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हुई, एनर्जी में। उस एनर्जी का नाम है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, जिससे पूरे न्यूक्लियन, यानी पूरे न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिस एनर्जी के साथ बाउंडेड है, ठीक है, उस एनर्जी का नाम नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक, इसके बाद अगर बात करें तो बताओ वो टॉपिक आएगा इसमें पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी इंपोर्टेंट फिनोमिना है जो स्टेबिलिटी, स्थायित्व का निर्धारण करती है। तो यहीं से पता लगता है कि नाभ के विखंडन, नाभ के संलयन, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन प्रोसेस क्यों होती है, क्या रीजन है, रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है, वो इसी टॉपिक से क्लियर होता है। ठीक है, देखो बाइंडिंग, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आपने पढ़ा, इसका मतलब है प्रति न्यूक्लियन, इसका मतलब है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। इसका मीनिंग ये होता है कि पूरे न्यूक्लियन, पूरे न्यूक्लियनों की नंबरिंग जो होती है उसे कैपिटल ए से शो करती है। किससे शो करते हैं भाई, कैपिटल ए। ये पूरे न्यूक्लियन जिस एनर्जी के साथ बाउंडेड होती है उसे बोलती है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। किससे शो करती है, डेल ई बी से। तो कंप्लीट न्यूक्लियनों की बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा कितनी है, डेल ई बी। एक की फाइंड करेंगे तो बताओ एक के लिए क्या हो जाएगा, डेल ई बी अपॉन में ए, यानी डेल ई बी टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, न्यूक्लियनों की संख्या या द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर, इक्वल टू शो करेंगे डेल ई बी बार से। जो डेल ई बी बार होगा वो होगा पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, यानी डेल ई बी अपॉन में ए। तो बताइए यहां से डेल ई बी का फॉर्मूला क्या आएगा, डेल ई बी बार का फॉर्मूला आएगा डेल ई बी अपॉन में क्या होगा, ए। ये फॉर्मूला निकल के आया कि एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा, एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, एक न्यूक्लियन नाभिक के अंदर, न्यूक्लियाई के अंदर कितनी मजबूती के साथ बंधा हुआ है, उसे ही एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा कहती है। ठीक है, यहां से उसे निकालने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। देखो एक न्यूक्लियन जितनी मजबूती से बंधा होगा उसको बाहर निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी, वो उतना ही ज्यादा स्थायित्व रखेगा। तो देखिए पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी जो होती है इज डिफाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई, यानी नाभिक के स्थायित्व का निर्धारण करती है। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई यानी नाभिक का स्थायित्व, नाभिक का स्थायित्व का निर्धारण कौन करता है,
पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। यानी डेल ईबी बार की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, एक न्यूक्लियन उतनी ही मजबूती से बंधा होगा, उसको बाहर निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ध्यान रखना, उसकी स्टेबिलिटी, दैट मीन्स उसका स्थायित्व उतना ही क्या होगा, ज्यादा। उसका स्थायित्व उतना ही क्या होगा, ज्यादा। तो ध्यान रखना, नाभिक का स्थायित्व डिफाइन करने के लिए डेल ईबी बार का यूज किया जाता है, यानी वो इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करती है। अगर कंप्लीट फॉर्मूला लिखना है तो देखिए, डेल ईबी बार इक्वल टू, डेल ईबी का फॉर्मूला क्या था, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम इंटू में क्या करती हैं, सी स्क्वायर, ये मास डिफेक्ट इंटू में सी स्क्वायर अपॉन में क्या बनेगा, ए। तो बताओ, जो लाइट न्यूक्लियाई होती हैं उनके लिए डेल ईबी बार की वैल्यू पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम होती है, तो वो आपस में कंबाइंड होकर एक मीडिएटर स्टेबल न्यूक्लियाई, मध्यवर्ती स्थायी नाभिक का निर्माण करती हैं, जो प्रोसेस अपन पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, और जो हैवी न्यूक्लियर है, हैवी न्यूक्लियस, भारी नाभिक जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है, उसके लिए डेल ईबी बार की वैल्यू कम होगी। तो ध्यान रखना, वो स्टेबिलिटी कम होने के कारण वो 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक मीडिएटर स्टेबल न्यूक्लियाई मध्यवर्ती स्थायी नाभिकों में ब्रेक होता है, टूटता है, उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, यानी भारी नाभिक का टूटना, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, ये प्रोसीजर सब डिपेंड होती हैं डेल ईबी बार पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर। रेडियो एक्टिविटी, कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होती हैं जो ऑटोमेटिक अल्फा बीटा गामा रेज का इमिशन करती हैं, जिस प्रोसेस को अपन रेडियो एक्टिविटी नाम देती हैं। एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी रेडियो एक्टिवता कहें, रेडियो सक्रियता कहें, रेडियो एक्टिव तत्व के हैं, एलिमेंट के हैं, नाभिक के हैं, उन सब जो निर्धारण करते हैं कि इनका भी न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन होगा, ये सब किस पर डिपेंड है, रेडियो एक्टिविटी होगी, ये सब किस पर डिपेंड है, डेल ईबी बार की वैल्यू पर डिपेंड है। जिनके लिए डेल ईबी बार की वैल्यू ज़्यादा होती है ना, वो स्टेबल है, वो ना तो फ्यूजन करेंगे, ना फ्यूजन करते हैं, ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट शो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक, यानी वो जो स्टेबल है वो स्टेबल रहेंगे, लेकिन अनस्टेबल जिनके लिए डेल ईबी बार की वैल्यू कम है, तो वो आपस में अलग अलग फिनोमिना शो करेंगे। ठीक है, इससे अपन पता लगाएंगे ग्राफ के द्वारा, डेल ईबी बार और मास नंबर के बिटवीन एक ग्राफ है, उस ग्राफ को देखकर लाइट न्यूक्लियाई के लिए कि डेल ईबी बार कम है तो यानी फ्यूजन होगा, नाभिकीय संलयन होगा, और भारी नाभिक के लिए बताओ डेल ईबी बार कम है तो फ्यूजन होगा, नाभिकीय विखंडन होगा। सबसे ज़्यादा किसके लिए है, तो ये स्टडी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसमें अपन ध्यान रखना, जो चैनल का नाम है वो है वाइब्रेशन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, जो भी स्टडी वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार चैनल को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।